चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है एंथैल्पी। एंथैल्पी होती है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसका मतलब क्या हो गया, हम जो भी रिएक्शंस करते हैं वो बेसिकली हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर करते हैं। जैसे हमारे पास एक फ्लास्क है, हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, तो बाहर का जो प्रेशर है वो पी एटमॉस्फेरिक है जो कि कांस्टेंट है। हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो पी एटीएम है। तो हम जो भी रिएक्शन अपने लैब के अंदर करते हैं वो एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर करते हैं, तो इसलिए हमको हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बताना ज़रूरी हो जाता है। अब चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एंथैल्पी की एक ही डेफिनेशन है और वो है एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। ये एंथैल्पिक डेफिनेशन है जहाँ पे एच स्टैंड करता है एंथैल्पी के लिए। क्यू है हमारा इंटरनल एनर्जी, पी है हमारा प्रेशर और वी है हमारा वॉल्यूम। तो एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, ये हमारी एंथैल्पी की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और प्रेशर इनटू वॉल्यूम का सम होता है। अब चलिए हम चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब हम चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर चेंज निकालने के लिए हम उसके आगे डेल्टा साइन लगा देते हैं। तो डेल्टा लगा देंगे हम तीनों टर्म्स के आगे, तो हमको पता है कि यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है, उसी की हम बात कर रहे हैं। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो हम प्रेशर को यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं। इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। हमने क्या किया, हमने पी को डेल्टा साइन के बाहर निकाल लिया। तो ये एक और डेफिनेशन मिल गई हमको चेंज इन एंथैल्पी की। चेंज इन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। हम वापस से देख लेते हैं एक बार। एंथैल्पी होती क्या है, एंथैल्पी यू प्लस पी वी के इक्वल होती है। एंथैल्पी इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। यू क्या है इंटरनल एनर्जी, पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम। एंथैल्पी यू प्लस पी वी की इक्वल होती है। और क्योंकि हम सारे रिएक्शंस जो हैं वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर करते हैं, तो हमको ये टर्म बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्योंकि पी कांस्टेंट है इसलिए हमने डेल्टा के बाहर निकाल लिया उसको। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है एंथैल्पी इक्वल्स टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये स्टेटमेंट हम जस्टिफाई करते हैं। तो अभी तक हमने निकाल लिया है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी। पर हमको एक स्टेटमेंट पता है दैट डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस वर्क डन दैट इज माइनस पी डेल्टा वी। हमें पता है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस वर्क डन होता है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी होता है। तो नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। हमने किया क्या, हम पी डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा वी को इक्वेशन की साइड लेके गए तो वो प्लस पी डेल्टा वी बन गया। सो क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो अब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल लग रहे हैं। इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर जो राइट हैंड साइड है वो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी और डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है।
तो दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू। पर क्योंकि हम हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम पी सिंबल और लगा देते हैं क्योंकि आगे। इसका मतलब क्या हो जाता है कि डेल्टा एच इक्वल्स टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल होता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि डेल्टा एच की डेफिनेशन होती है यू प्लस पी वी, मतलब इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू, सॉरी, एंथैल्पी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो हमने फिर डेल्टा एच की वैल्यू देखी, डेल्टा एच दोनों के आगे डेल्टा लगा दो, पर पी क्योंकि कांस्टेंट है तो पी डेल्टा के बाहर आ जाता है और हमको मिल जाता है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब हमने इसको और अपने इस इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमको मिल जाता है डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू पी। चलिए अब हम डेल्टा एच का साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? हम सपोज एक बीकर कंसिडर करते हैं जिसके अंदर हमारा कोई लिक्विड है। अगर हीट इसके बाहर निकल रही है मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट बाहर निकल रही है, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट। एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया हीट बाहर निकल रही है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी Q इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम Q को लूज कर रहे हैं। अगर हीट बाहर निकलती है तो Q का साइन नेगेटिव हो जाता है, ये हमें पता है। पर Q इक्वल्स टू डेल्टा एच, तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। अब इससे हमको क्या पता चला कि अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखें जिसमें से हीट बाहर निकल रही है तो Q तो नेगेटिव हो जाएगा। अब Q नेगेटिव हो गया तो डेल्टा एच भी नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। सिमिलरली हम एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। चलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया कि हीट हमारे रिएक्शन के अंदर आ रही है, हीट की डायरेक्शन रिएक्शन के अंदर है, मतलब हीट हमारे बीकर के अंदर आ रही है। इसका मतलब हो गया एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अगर हमारे बीकर के अंदर हीट आई तो क्यू का साइन कैसा हो जाएगा? क्यू का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। और क्यों? क्योंकि डेल्टा एच इक्वल है, डेल्टा का एच का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये सेंटेंस यहाँ पे लिख रखा है कि डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है। मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ कि सपोज हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हीट आ रही है तो हमारी एनर्जी तो बढ़ ही रही है, एनर्जी इज इंक्रीजिंग। हम एनर्जी इज इंक्रीजिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीकर के अंदर हीट आ रही है तो उसके अंदर कोई एनर्जी एडअप ही हो रही है, तो एनर्जी हमारे सिस्टम की बढ़ रही है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है। तो हम डेल्टा एच को एक तरीके से सिस्टम की एनर्जी के से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। जैसे हम सिस्टम के अंदर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम एक और रिलेशन देखते हैं। वो रिलेशन है कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब इस रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि हमें पता है कि पी वी तो एन आर टी के इक्वल होता है, पी वी तो एन आर टी के इक्वल होता है। यह है आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगर हम दोनों साइड डेल्टा लगा दें, डेल्टा पी वी
इक्वल्स टू डेल्टा एन आर टी। अब हम पी को बाहर निकाल लेते हैं, पी डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा एन, और आर टी को बाहर निकाल लेते हैं, डेल्टा एन आर टी। तो हमको पता है, हमने अभी भी पढ़ा है कि डेल्टा एच होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब यहाँ पे हम पी डेल्टा वी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो हमको मिल जाएगा डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। तो यही इक्वेशन बोल रहा है कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी प्रॉपर्टी है वो दो टाइप की हो सकती है, या तो एक्सटेंसिव हो सकती है या तो वो इंटेंसिव हो सकती है। ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। प्रॉपर्टी के दो टाइप्स होते हैं। तो चलिए पहले हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। अब होता क्या है कि सपोज आपके पास एक रूम है, रूम के अंदर कई सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप रूम को दो पार्ट में तोड़ दोगे, दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, तो रूम का वॉल्यूम तो चेंज हो गया ना। समझ रहे हैं? अगर आपके पास एक रूम है और आप उस रूम को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दोगे, तो रूम का वॉल्यूम चेंज हो गया। इसका वॉल्यूम कुछ और है और इसका वॉल्यूम कुछ और है। तो वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है कि हम कितनी वो चीज़ ले रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज हमारे पास कोई फ्रूट है, हमारे पास एप्पल है। एप्पल को हम दो पार्ट के अंदर कट कर देते हैं, तो एप्पल का वॉल्यूम जो है वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए कि जैसे हमने इतना पोर्शन एप्पल का लिया, हाँ, इतना अमाउंट एप्पल का लिया तो उसका वॉल्यूम कुछ और होगा, और पूरा एप्पल ले लिया तो उसका वॉल्यूम कुछ और होगा। तो एक वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। सिमिलरली मास भी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। मास अमाउंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? सपोज हम एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास 3 एप्पल है और हमारे पास 1 एप्पल है, तो किसका मास ज़्यादा होगा? 3 एप्पल्स का। तो एप्पल का जो मास है वो अमाउंट ऑफ एप्पल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो बस मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि मास ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल्स दैट इज अमाउंट ऑफ एप्पल के ऊपर डिपेंड करता है, तो मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एंथैल्पी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब आपको कभी भी जानना हो ना कि कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, तो आप ये देखिएगा कि अगर उस प्रॉपर्टी को, जैसे आप एक रूम इमेजिन कीजिए, उसको दो पार्ट से डिवाइड कर दें, तो क्या किसी भी एक पार्ट का और ओरिजिनल रूम के अंदर जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका कोई, उसमें कोई फ़र्क है या नहीं है? सपोज आपके पास एक रूम है, या फिर आपके पास कोई भी एक सॉलिड चीज़ है, एक सॉलिड चीज़ है, उसको आपने एक छोटा सा पार्ट ले लिया। तो अब बताइए कि वो प्रॉपर्टी चेंज हुई या नहीं हुई? जैसे वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम इसका ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम एक्सटेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितने चीज़ का अमाउंट हम ले रहे हैं उतने का वॉल्यूम अलग आ रहा है। तो ये एक तरीका है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को पता करने का। अब चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी की देखते हैं। अब नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सपोज आपके पास पानी है, बहुत सारा पानी है, उस पानी का टेम्परेचर कुछ टी है, टी टेम्परेचर का पानी है।
अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी ले लेते हो एक ग्लास के अंदर, तो भी उस पानी का टेम्परेचर टी ही रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो टेम्परेचर है वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं किया। हमने ज़्यादा पानी लिया या हमने कम पानी लिया, हमारा टेम्परेचर सेम ही रहा। तो ये टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। सिमिलरली प्रेशर भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है कि सपोज एक गैस का प्रेशर पी है, हमने थोड़ी सी गैस ले ली तो भी उसका प्रेशर पी ही रहता है, उसका प्रेशर चेंज नहीं होता है। तो प्रेशर भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो चलिए एक बार हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को वापस देख लेते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हमने 3 एप्पल लिए, या हमने सिर्फ एक एप्पल लिया, तो अमाउंट के ऊपर मास डिपेंड कर रहा है, अमाउंट के ऊपर वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है। 3 एप्पल का वॉल्यूम ज़्यादा है एक एप्पल से, और 3 एप्पल का मास ज़्यादा है एक एप्पल से। तो अमाउंट के ऊपर मास और वॉल्यूम डिपेंड कर रहे हैं। तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे हमने पानी लिया, बहुत सारा पानी लिया या एक ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी लिया, तो टेम्परेचर जो पानी का है वो सेम ही रहता है। टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल। तो ये हो गया हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या होता है? सपोज आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हीट कर रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसको आप थोड़ा सा हीट कर रहे हो, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको आप बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हो, तो किस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा? ऑब्वियसली जिसको आप बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हो उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि सपोज आप एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हीट कर रहे हो और एक ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हो, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा हीट दे दिया है तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस रिलेशन को हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। हीट जो सप्लाई हम कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने थोड़ा सा हीट प्रोवाइड किया तो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होगा, अगर हमने बहुत सारा हीट प्रोवाइड किया तो बहुत सारा टेम्परेचर चेंज होगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा Q बढ़ेगा उतना ज़्यादा डेल्टा टी बढ़ेगा। ये बात हम कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगा देते हैं दैट Q इक्वल्स टू C टाइम्स डेल्टा टी। तो हमने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो एक कांस्टेंट हमको लगाना पड़ेगा इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए। तो Q इक्वल्स टू C टाइम्स डेल्टा टी। अब इस C को हम क्या कहते हैं? C को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। इस कांस्टेंट का हमने एक नाम भी रख दिया जिसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो आपको हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन मिल गई कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम कहते हैं कि सपोज आपके पास एक 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। 1 किलोग्राम को हीट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर हीट चाहिए होगी। क्यों? 1 किलोग्राम को हीट करने के लिए। तो मेरे को बताइए कि 3 किलोग्राम को हीट करने के लिए क्या आपको 3Q हीट नहीं चाहिए होगी? अगर आपको 1 किलोग्राम को हीट करने के लिए क्यू हीट चाहिए होती है, तो 3 किलोग्राम को हीट करने के लिए आपको 3Q हीट चाहिए होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा मास हो जाएगा उतना ज़्यादा आपको हीट चाहिए होगा हीट करने के लिए उसको।
तो यही हमारा नेक्स्ट रिलेशन है, दैट इज Q इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। अब इस रिलेशन में क्या कहा जा रहा है, इस रिलेशन में ये कहा जा रहा है कि सपोज C अमाउंट ऑफ हीट हमको पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस के लिए चाहिए। C इज amount of heat for 1 kilogram to raise temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। सी हमारी अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हमको 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को देनी है ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा हमको अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, जो हमने यहाँ पे देखा। तो हमको इसको मास से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको टोटल हीट जो हमको देनी पड़ेगी वो हमको पता चल जाएगी। तो इसमें जो स्मॉल सी आ रहा है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए इसको वाइंड अप करते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है। जितना ज़्यादा हीट करेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा। तो हमको एक रिलेशन मिल गया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट डाल दिया, Q इक्वल्स टू C टाइम्स डेल्टा टी, और उस C को हमने कह दिया हीट कैपेसिटी। अब हमने देखा कि अगर 1 किलोग्राम को हीट करना होता है तो हमको कम हीट चाहिए, और 3 किलोग्राम को हीट करने के लिए हमको 3 टाइम्स हीट चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हीट सप्लाइड मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी हो गया हमारा Q। तो ये दो डेफिनेशन है Q की। अगर हमको हीट कैपेसिटी गिवन है तो हम निकाल सकते हैं Q, और अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है तो भी हम Q निकाल सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। यहाँ पे हम CP और CV के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि CP और CV होता क्या है। अब सपोज आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है। आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है, तो आप सपोज उसको हीट कर रहे हो। तो आप इसको दो तरीके से हीट कर सकते हो। एक है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर आप इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हो तो वहाँ पे हम इसको QV कहते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और उसका अगर हम इक्वेशन देखें तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। QV लिख दिया तो यहाँ पे हम CV लिख देते हैं। सिमिलरली QP लिख दिया तो हम यहाँ पे CP लिख देते हैं। तो ये दो इक्वेशंस तो आपको समझ आ गई होंगी कि अब हम कर क्या रहे हैं कि हम एक 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ गैस को हम हीट कर रहे हैं। अगर हम दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें या हम कांस्टेंट प्रेशर पे करें। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें तो हम वहाँ पे CV यूज़ करेंगे, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे करें तो हम वहाँ पे CP यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो Q इक्वल्स टू, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम करें तो हमने दोनों जगह बस V का सब्सक्रिप्ट कर दिया है, कांस्टेंट प्रेशर करें तो P का सब्सक्रिप्ट कर दिया है। अब QV डेल्टा U की इक्वल क्यों है ये देखते हैं। सपोज हम अपनी इक्वेशन ले लेते हैं, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। अब सपोज हमारा वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वर्क डन होता है P डेल्टा V का नेगेटिव। तो वर्क डन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। डेल्टा V जीरो हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है।
तो दिस इम्प्लाइज इस इक्वेशन में डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू के इक्वल हो जाएगा। अगर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो हो गया तो डेल्टा यू क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू के इक्वल होता है। हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू के इक्वल होता है। चलिए इसको एक और बार देखते हैं। अगर हम हीट कर रहे हैं किस चीज़ को कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू डेल्टा यू। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा एच, और ये डेफिनेशन तो हमने पहले ही पढ़ रखी है एंथैल्पी जब हमने पढ़ा था कि एंथैल्पी इक्वल्स टू हीटेड कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दोनों सेंटेंसेस हमारे एकदम क्लियर हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस भी हमने पढ़ रखा है, दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने पी वी की वैल्यू एन आर टी पुट कर दी है, सिर्फ इतना ही किया है, क्योंकि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो पी वी एन आर टी के इक्वल होता है, तो हमने बस ये पुट कर दिया है। पर क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि हम 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, सो एन इक्वल्स टू 1, तो फिर इसलिए हमको ये फाइनल रिलेशन मिलता है दैट डेल्टा इक्वल्स टू आर डेल्टा टी। क्योंकि एन की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि एन की वैल्यू 1 हो गई, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी हो गया। वापस से देखते हैं एक बार। डेल्टा एच जो हमने लिया था वो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता था, उसको हम डेल्टा एन आर टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। पर एन की वैल्यू 1 है, इसलिए हमने डेल्टा एच को डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी लिख दिया। चलिए हम आगे देखते हैं। अब डेल्टा एच की वैल्यू हमको पता है, इक्वेशन 1। तो चलिए अब इक्वेशन 1 के अंदर हम ये दो इक्वेशंस पुट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेल्टा एच की वैल्यू सी पी डेल्टा टी लिख रखा है और डेल्टा यू की वैल्यू सी वी डेल्टा टी लिख रखा है, हम इस इक्वेशन में 1 इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। चलिए जल्दी से पुट कर देते हैं। डेल्टा एच इक्वल्स टू सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू इक्वल्स टू सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा टी कैंसिल हो गया हर जगह से, डेल्टा टी कैंसिल हो गया हर जगह से, तो हमको एक रिलेशन मिलता है सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर। और हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम सी वी को उस साइड ले जाएं तो दैट सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। तो ये हमारा रिलेशन है सी पी और सी वी के बीच में, दैट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू द गैस कांस्टेंट।